40 लाख लोग किसी जमाने में 97 में थे जी, 8 लाख लोग रह गए बचे। अब तो आरक्षण बचा कहाँ है? सरकारी क्षेत्र नहीं भाई, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं और सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं। तो अगर इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ये चिंता कर रहा है तो ये वाकई, देखिए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये बड़ा शांतिप्रिय समाज है जी, देश के विकास के लिए बड़ी ईमानदारी से काम करता है। आरक्षण देखिए एक गरीब तबके के उन लोगों को जिनके साथ में जातिगत आधार पर प्रताड़ना होती रही है, जातिगत आधार पर हो रही है, और आगे भी इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि आगे भी जातिगत आधार पर इस समाज के लोगों के साथ बेटियां जैसे ही 13-14 साल की होती हैं तो उनका बलात्कार होना, उनका गला घोंटकर मार देना, पेड़ पर लटका देना, सुसाइड के नाम से केस को बंद कर देना। अगर कोई भी महिला किसी किसान के खेत में जाती है तो उसके साथ जो उसका अलग ये कि शोषण होता है, दोहन होता है, वो सब समाज के सामने है। लेकिन भारत में इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि यहाँ तो कदम कदम पर जातिगत आधार पर शोषण है, चाहे वो देहात में चले जाएं, चाहे वो शहरों में चले जाएं। प्रबुद्ध भारत का एक कैलेंडर है मेरे सामने। इस पर एक कोटेशन लिखी है, जिस कोटेशन ने अपनी तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया है। नेल्सन मंडेला की एक कोटेशन है, दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली जो हथियार है वो शिक्षा है। ये कोटेशन यहाँ पर लिखी है नेल्सन मंडेला की। शायद इस देश के अंदर रंग भेद, जातिवाद और जो सामंतवाद है, खासकर भारत की मैं बात करूं तो कूट कूट कर भरा है। बहुजन महापुरुषों को पता था कि उनके जो भविष्य है या उनका जो आने वाला कल है, जब तक वो शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए इन्होंने ये इसमें लिखा है कि शिक्षा जो दुनिया को बदलने का है वो सबसे शक्तिशाली हथियार है। हालांकि जब देश आज़ादी की तरफ चल रहा था, देश में लड़ाइयाँ चल रही थी, देश को अंग्रेज आज़ाद करना चाहते थे, तो उस समय इन जातिवादी और सामंती लोगों ने ये कहा था कि अगर इन शूद्रों को, इन अछूतों को इस देश में आज़ादी के साथ साथ अधिकार भी देते हो तो ऐसी आज़ादी हमको नहीं चाहिए। भला हो इस देश के अंदर, इस देश को विकासशील करने के लिए, इस देश के अंदर खुशहाली उन्नति को देखने के लिए और भविष्य को मापने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में हमको अधिकार दिए, और साथ ही साथ शिक्षा का जो एक अधिकार दिया, एक प्रतिनिधित्व का जो अधिकार दिया इस वंचित, शोषित, पिछड़े समाज को, वो किसी से छुपा नहीं है। सामंतीवादी जो सोच के लोग हैं, जातिवादी सोच के जो लोग हैं, वो लगातार इस पर आघात करते रहते हैं। देश की आज़ादी के 72 वर्षों में इस प्रतिनिधित्व के अधिकार को, जिन लोगों को ये अधिकार मिला था, उन लोगों को इस अधिकार से, इस अधिकार के प्रति घृणात्मक सोच रखने के लिए इस अधिकार का नाम प्रतिनिधित्व से हटाकर धीरे धीरे कब कब में आरक्षण के रूप में बदल गया। देश की मीडिया ने, देश की जातिवादी लोगों ने इस प्रतिनिधित्व के अधिकार को कब कब में आरक्षण बदल दिया, आरक्षण के नाम से बदल दिया, पता ही नहीं चला। और इसी पर एक टिप्पणी आती है सुप्रीम कोर्ट की कि आखिरी आरक्षण कब तक। देश की आज़ादी को 72 वर्ष हो चुके हैं। मैं दिल्ली में हूँ, मेरे साथ कभी चौधरी हैं। चौधरी सर, पहले तो स्वागत है समता टीवी पर। जी धन्यवाद, जय विनोद बुद्धाय। तो साहब, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लगातार, जैसे कि 2 अप्रैल में आपने आंदोलन का जो प्रतिनिधित्व किया था दिल्ली के अंदर, SC/ST एक्ट को पुनः बहाल किया गया, और अब वर्तमान में फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से देश के सामंती जो सोच के लोग हैं, देश के जो जातिवादी जो सोच के लोग हैं, वो इस पर फिर आघात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आखिरकार आरक्षण कब तक। देखिए अंतानी जी, सबसे पहले तो आपने इस विषय को टच किया, मैं आपका साधुवाद करता हूँ। और साथ साथ जो अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, जो भारत की सबसे बड़ी न्याय देने की संस्था है, अगर वहाँ से इस तरह की कुछ टिप्पणी आती है कि ये आरक्षण कब तक, बड़ा विचित्र सवाल है। और ये सवाल अपने आप में बहुत सारे सवाल पीछे छोड़ता है। ये आरक्षण पूना पैक्ट का एक छोटा सा रिजल्ट रहा, परिणाम रहा, जो बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर पाकिस्तान की तरह एक दूसरा देश चाहते थे और चाहते थे कि पृथक निर्वाचन हमारे समाज के लोगों को मिले,
या फिर पाकिस्तान की तरह हम लोगों को भी एक अछूत मिले, लेकिन गांधी जी नहीं माने और वो आमरण अनशन पर बैठ गए। कहा यह जाता है कि उनके प्राणों की रक्षा के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने समाज के हितों की बलि चढ़ा दी। और सच है कि डॉक्टर अम्बेडकर उस समय अकेले थे, उनके साथ कोई पीछे का कोई सपोर्ट नहीं था, समाज भी इतना सजग नहीं था कि उनको सपोर्ट दे पाए। लेकिन उन्होंने फिर सरकार की नौकरी में ये 15 जमा 7.5% का रिजर्वेशन और 25% का विधानसभाओं और लोकसभा में रिजर्वेशन का एक जो निर्णय हुआ, वो पूरे देश ने उसको स्वीकार किया। ये दो समुदायों के बीच का समझौता है। महात्मा गांधी अपर कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे और बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों को यानी देश के गरीब तबके को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इस दो समुदायों के बीच के समझौते को हर व्यक्ति को जो भारत में रहता है उसको उसका सम्मान करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। अब सवाल यह है कि आरक्षण कब तक, ये बड़ा विचित्र सवाल है। आरक्षण देखिए एक गरीब तबके के उन लोगों को जिनके साथ में जातिगत आधार पर प्रताड़ना होती रही है, जातिगत आधार पर हो रही है, और आगे भी इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि आगे भी जातिगत आधार पर इस समाज के लोगों के साथ बेटियां जैसे ही 13-14 साल की होती हैं तो उनका बलात्कार होना, उनका गला घोंटकर मार देना, पेड़ पर लटका देना, सुसाइड के नाम से केस को बंद कर देना। अगर कोई भी महिला किसी किसान के खेत में जाती है तो उसके साथ जो उसका ये कि शोषण होता है, दोहन होता है, वो सब समाज के सामने है। शहरों में जो लोग नौकरी में आ गए हैं उनकी सीआर खराब करना, उनके ट्रांसफ़र कर देना, उनको चार्जशीट कर देना, उनको टर्मिनेट कर देना, उनको झूठे मामलों में फंसा देना। गाँव में भी वही हालत है। दिन भर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और शाम को बिना पैसे के उनको भगा दिया जाता है, उनको पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप ये बताइए जातिगत आधार पर, इसका जवाब मैं सीधा सीधा देना चाहूँगा कि आरक्षण कब तक, जब तक देश में जातिवाद है तब तक ये आरक्षण जो है इस देश में लागू। क्यों, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, मैं पूरे राष्ट्र के लोगों को आज के बात कहना गोविंद राम नाम का एक ड्राइवर जब पंजाब में ड्राइवर करता है, ट्रक ड्राइविंग करता है, तो उसके पास रोटी नहीं होती, उसके पास घर नहीं होता। सौभाग्य से वो कनाडा कूच कर जाता है और कनाडा में जा करके वो ट्रक ड्राइवर ही है, वहाँ भी अपना नाम नहीं लिख पाता, गोविंद राम पूरा नाम नहीं लिख पाता, और आज भी वो अंगूठा छाप है। लेकिन ट्रक वो पहले इंडिया में चला रहा था, आज वो कनाडा में चला रहा है। आज उसके पास बहुत सुंदर घर है, आज उसके पास में बहुत सुंदर गाड़ी है, आज उसके पास उसके बच्चे, हर बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, और आज भी वो ट्रक चलाता है। तो इसका मतलब वहाँ जातिवाद नहीं है, वहाँ भेदभाव नहीं है, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जातिगत आधार पर वहाँ शोषण नहीं है। लेकिन भारत में इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि यहाँ तो कदम कदम पर जातिगत आधार पर शोषण है, चाहे वो देहात में चले जाएं, चाहे वो शहरों में चले जाएं। एक आदमी का नाम अगर पूछा जाता है ट्रेन में, जहाज में, बस में, जनरली परिचय हमारे ऐसे होते हैं, आपका शुभ नाम? KP चौधरी जी। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। तो सीधा सवाल तीसरा होता है, वो जात पर आने में उसे देर नहीं लगती, वो कहता है आप तो जाट होंगे। और आदमी अगर वहाँ पर मजबूत होता है तो जवाब देता है नहीं जी, मैं शेड्यूल्ड कास्ट हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं काशीराम जी का फॉलोवर हूँ, बाबा साहब का फॉलोवर हूँ, समझे, मैं भगवान बुद्ध का अनुयायी हूँ। ऐसे जवाब जनरली लोग देते नहीं हैं। लोग हाँ हाँ करके ना करते। लेकिन अगर वो सच बोलते हैं कि मैं एक शेड्यूल्ड कास्ट हूँ तो उसकी मेरिट 100 नंबर से गिर करके माइनस में चली जाती है। ये देश का दुर्भाग्य है। देश का हर फैसला जातिगत आधार पर तय हो रहा है, ये भी दुर्भाग्य है। और आरक्षण तब तक रहना आवश्यकता है। और मैं तो कहूँगा एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, साहब आरक्षण तो सरकार की नौकरी में दिया गया था, देश में सरकारीकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण जब हुआ था तो बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए गए थे, तेल कंपनियों का, बीमा कंपनियों का, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, घर घर में एक नौकरी गई थी, घर घर में रोटी की व्यवस्था हुई थी, गरीबी की रेखा से लोगों को ऊपर आने का मौका मिला डॉक्टर अम्बेडकर के 22.5% के आरक्षण से। लेकिन आज सरकार ने जिस तरीके से निजीकरण की आंधी इस देश में चल रही है तो आरक्षण का तो मतलब ही खत्म होता जा रहा है जी। 40 लाख लोग किसी जमाने में 97 में थे जी, 8 लाख लोग रह गए बचे। अब तो आरक्षण बचा कहाँ है? सरकारी क्षेत्र नहीं भाई, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं और सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं। तो अगर इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ये चिंता कर रहा है तो ये वाकई, देखिए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये बड़ा शांतिप्रिय समाज है जी, देश के विकास के लिए बड़ी ईमानदारी से काम करता है।
खेतों में जा करके गेहूं बोता है, धान बोता है, कपास बोता है, तब कोई किसान नहीं जाता खेतों में काम करने के लिए। ये गरीब समाज के लोग खेतों में जाकर के इस देश को कृषि प्रधान बनाते हैं, और यही गरीब लोग ईंट ढो करके, सरिया ढो करके, और ये देश का शहरीकरण करते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं। इसका मतलब इस देश का, आपके घरों में बर्तन ये साफ करते हैं, आपकी गाड़ी की ड्राइविंग ये लोग करते हैं, आपका शौचालय साफ करते हैं। ये वो समाज है जो देश के विकास के लिए ईमानदारी से 100% समर्पित भाव से इस देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहा है। जो लोग राजा हैं, जिनके पास सरकार चलाने की जिम्मेदारी है, उन लोगों से मेरा आह्वान है, निवेदन है कि इस देश की 1/4 आबादी के विकास की बात किए बिना भारत राष्ट्र को अगर विकास की बात की जा रही है, तो मुझे लगता है ये बड़ी हास्यास्पद बात होगी। जब तक इस 1/4 आबादी का विकास इस देश में नहीं होगा, तब तक इस भारत राष्ट्र का विकास की बात करना पूरी तरह से बेईमानी होगा। तो मेरा आज ये कहना है इस टीवी चैनल के माध्यम से, ये SC ST का समाज गरीब समाज है, ये इस देश के लिए समर्पित समाज है, इस देश के विकास के लिए 24 घंटे काम करने वाला समाज है। अगर देश के बेईमानी के आंकड़े ढूंढे जाएं, जो लोग बेईमानी करते हैं, हजारों करोड़ लाखों करोड़ का घोटाला करते हैं, उनमें एक भी आदमी शुरू टाइप का नहीं मिलता जी। ये भी एक कंसिडरेशन का पॉइंट होना चाहिए। और हमने तो अपने इस कार्यालय में, और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, सामाजिक समरसता राष्ट्र की आवश्यकता है। आज इस गरीब समाज के लोगों को गले लगाएं सब लोग, दूसरे लोग, इसके हकों को समझें, इसके हितों को समझें, इनको प्यार करें, इनको गले लगाएं, इनके विकास की बात करें, सामाजिक समरसता फैलाएं। तो ये लोग तो इतने प्यारे लोग हैं कि ये लोग तो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर इनके साथ सामाजिक समरसता नहीं होगी, इनके साथ भाईचारा नहीं बढ़ेगा, इनके साथ अन्याय जातिगत आधार पर नहीं रुकेगा, इनके साथ आए दिन अत्याचार बढ़ते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि सामाजिक समरसता की स्थापना करना एक सपना हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो भारत एक प्रबल राष्ट्र नहीं बन पाएगा। जैसा आपने कई बार अपने इंटरव्यूज में बताया है, जब आपकी प्रारंभिक शिक्षा चल रही थी, किस तरह से आपके पास एक पैंट हुआ करती थी, उसी को सुबह धो लिया, रात को धो लिया, अगले दिन पहन लिया। इस गरीबी से निकलकर आप आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। अक्सर ये बातें उठाई जा रही हैं, संसद में भी ये मुद्दा कई बार उठा है कि क्रीमी लेयर क्यों, जब अब आप सक्षम हैं तो आपके बच्चों को आरक्षण क्यों? देखिए, इसमें तो मैं अनेकों बार ये बात कह चुका हूँ। हमारे समाज के उन प्रबुद्ध साथियों को जो शहर में आ गए हैं, सरकार की नौकरी में आ गए हैं, उन लोगों को इस बिंदु पर, हम सबको इस पर बिंदु पर विचार करना है, विचार करके इस पर निर्णय लेना है। क्योंकि अगर हम कल ये बोलते थे कि हम लोग जो गांव में पढ़ते थे तो हमें स्कूल नहीं मिले, किताबें नहीं मिली, हम लोगों को प्रॉपर शिक्षा नहीं मिली, तो हम जनरल कैटेगरी के सामान्य जाति के लोगों के साथ कैसे हम अपनी तुलना करें। आज विद इन SC भी ST भी ये स्थिति पैदा हुई है कि एक IAS बन गया, उसका बेटा फिर IAS बन गया, तीसरी पीढ़ी में भी IAS बन गया। और अगर वो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं तो इसका सीधा सीधा नुकसान गांव के उस व्यक्ति को जाता है, उस परिवार को जाता है जो आज रोजी और रोटी की लड़ाई लड़ रहा है। हमें स्वेच्छा से इस पर निर्णय लेने का समय है। हमारे जो लोग जो सक्षम हो गए हैं, सरकार की नौकरी में आ गए हैं, जिनके बच्चे सामान्य जाति के लोगों के बच्चों के साथ अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो टॉप हो कर रहे हैं, जिनके पास किताबें हैं, जिनके पास पढ़ने की लाइट है, पैरों में जूते हैं, चप्पल है, सब चीज़ें हैं, उन लोगों को स्वेच्छा से ये जो छोटा मोटा आरक्षण बचा है उसको गांव के उन गरीब लाचार जो मजबूर जो जिस स्थिति में हम थे कल, आज हमारा बहुत बड़ा समाज उस स्थिति में गांव में रहता है, तो उस समाज के लिए, अपने समाज के लिए इन पदों को हमको खाली करना है। और उस समाज के विकास की जिम्मेदारी, जिस तरह हमारी जिम्मेदारी डॉक्टर अम्बेडकर के कंधों पर थी, ऐसे ही उस गरीब समाज की जिम्मेदारी हमारे जैसे लोगों के कंधों पर है, जो शहरों में आ गए हैं, जो पढ़ लिख करके आज गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। हमारे जैसे सब लोगों को इस पर निर्णय लेना है, विचार करना है, और अपने गांव के गरीब परिवारों को, गरीब बच्चों को शिक्षा दे करके उनको भी गरीबी की रेखा से ऊपर आने का एक अवसर देना हमारी नैतिकता भी बनती है और हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो सरकारी नौकरियां जो मिली हैं प्रतिनिधित्व के अधिकार से, या हम कहें रिजर्वेशन के माध्यम से जो सरकारी नौकरी मिली है, वो गरीबी उन्मूलन का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको सरकारी नौकरी मिली तो आप रिटायर भी होंगे। रिटायरमेंट के बाद अगर आपके बच्चे सरकार में, जिस तरीके से वर्तमान में व्यवस्थाएं चल रही हैं, नौकरियां नहीं हैं, और सरकारी अधिकारी जो लाखों की संख्या में अभी भी हैं, जैसा कि आपने बताया कि 40 लाख से घटकर 10-15 लाख वो रह गए हैं, उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी तो क्रीमी लेयर कहाँ लगती है? देखिए, आज तो स्थिति ये है, मैं बताऊं बात आपको। पहले एक था द कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। ये मैं आपको आज से 40 साल 50 साल पहला जो इस देश का कल्चर वो बताना चाहता हूँ। द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, यानी कि
जो अहर्ता है, जो योग्यता है, यानी ग्रेजुएशन अगर योग्यता है तो ग्रेजुएशन लोग हैं ही नहीं, तो इसलिए वैकेंसीज खाली चली गई। उसके बाद में हुआ कि एलिजिबल ही नहीं है, आप समझ बात था। उसके बाद सूटेबल नहीं है, मतलब कैंडिडेट पढ़े हुए भी हैं, एग्जाम भी देने के, सूटेबल नहीं है, तो रिजेक्शन का आधार। और आज की स्थिति जो अभी आपने सवाल उठाया कि आज तो बीटेक बच्चा, एमबीबीएस बच्चा, एमबीए बच्चा सड़कों पर घूम रहा है क्योंकि सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं बची है और जो निजी क्षेत्र है वो उसको नौकरी में लेता नहीं है। और अगर वो नौकरी में चला भी जाता है तो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद जैसे उसका पता लगता है कि ये आदमी अनुसूचित जाति से है, अनुसूचित जनजाति से है, तो उसको बाहर का रास्ता दिखाने में किसी प्रकार की कोई कोताही बरती नहीं जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं तो ये देख रहा हूँ, एक सोशल वर्कर होने के नाते मैं देख रहा हूँ कि आने वाला जो समय है SC/ST समाज के लिए बड़ा संकट भरा समय है, बड़ा अंधकार में भरा समय है। इस समय को समझना पड़ेगा, अपने सब लोगों को अपनी जो दीवार है उनको तोड़ना पड़ेगा। संगठन की दीवार तोड़ दो, जातिवाद की दीवार तोड़ दो, उपजातिवाद की दीवार तोड़ दो, धर्म की दीवार तोड़ दो। अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ही नाम दिया है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसी नाम को लेकर के हम सब लोग आगे बढ़े। हमारा नेता, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम जी, हमारा संविधान हमारा नेतृत्व करे। हम उनके आदर्शों को जीवन में उतार करके उनके मार्गदर्शन में सब लोग इकट्ठे हों, सामाजिक एक आंदोलन खड़ा हो, सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाए। और आज की समय सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जब सरकारी पैसे का उपयोग 100% निजी कंपनियों वाले लोग यानी उद्योगपति कर रहे हैं और सरकार उनको सस्ती दरों पर अगर जमीन मुहैया करा रही है, तो अगर सारी चीज सरकार की है तो निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए। साथ साथ विदेशों में कंज्यूमर का एक महत्व होता है। जो कंज्यूमर का मतलब है जो प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनकी भी भागीदारी होती है। और अगर वो उसका बहिष्कार कर दें जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो मुझे लगता है कंपनी बंद हो जाएगी। 1/4 आबादी निजी क्षेत्र जो काम कर रहा है उसके प्रोडक्ट का पूरा वो इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट वो इस्तेमाल करते हैं, उनकी कार का भी इस्तेमाल करते हैं, पेन का भी इस्तेमाल करते हैं, साइकिल का भी इस्तेमाल करते हैं, स्कूटर का भी इस्तेमाल करते हैं। उनके द्वारा बनाई गई साबुन से वो रोज नहाते हैं, उनके द्वारा बनाए गए कपड़े पहनते हैं। अगर इस देश की 1/4 आबादी गांधी जी से प्रेरणा लेकर के अगर यहाँ पर उन्होंने स्वदेशी का एक नारा लगाया था, और अगर ये समाज प्राइवेट कंपनियों के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दे, टेलीविज़न देखना बंद कर दे, तो उनकी टीआरपी घट जाएगी, उनकी टीवी बंद हो जाएंगे, उनकी कंपनियां बंद हो जाएंगी। इसीलिए क्योंकि 1/4 आबादी प्राइवेट कंपनियों के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है निजी क्षेत्र के लोगों के सामने, इसलिए भी निजी क्षेत्र के लोगों को, SC/ST समाज के लोगों के लिए नौकरी में 22.5% का जो सरकारी प्रावधान आज है, जिसके हम बढ़ाने की मांग काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं, एटलीस्ट 15% शेड्यूल कास्ट के लिए और 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए तत्काल प्रभाव से अपना प्रावधान करना चाहिए। और मैं भारत की सरकार से भी ये निवेदन करूंगा, पुरजोर मांग करूंगा कि इस गरीब समाज के उत्थान के लिए यह सरकारी नौकरियों का जो आरक्षण था एक वरदान बनकर आया था, आज अगर निजी क्षेत्र लाना आपकी आवश्यकता है तो निजी क्षेत्र में आप आरक्षण की व्यवस्था करें, संविधान में आवश्यक संशोधन करें, जिससे निजी क्षेत्र में भी इस समाज के लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके और ये गरीबी की रेखा से ऊपर आ सके। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।